Assalamualaikum youth and quest and test aspirants. And this is Rafiq Ahmed and you're watching Ahmed Academy YouTube channel. So students, आज 16 जून 2023 में जो क्वेश्चन आज शिफ्ट 1 के क्वेश्चन मेरे साथ शेयर हुए हैं, किसी स्टूडेंट ने शेयर किए हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, वो मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूँगा। कल भी मैंने डिस्कस किए थे, जो कल के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आए थे क्वेश्चन, उनमें से कुछ रह गए थे जो कि इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा अगर टाइम लगा तो, अगर वीडियो बड़ा नहीं हो गया तो ठीक है। इंशाल्लाह ये वीडियो जल्दी में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड नो टेल। जब आप किसी एक कॉइन को किसी एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं या इवन n टाइम्स टॉस करते हैं ना, तो उसकी तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो बनती है वो 2 पावर n बनती हैं, राइट। या फिर आप n कॉइन्स को, आपके पास बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं, n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं आपके पास, ठीक है, तो उनको आप टॉस करो सिर्फ एक दफ़ा, तो उनकी भी जो टोटल पॉसिबिलिटी होती है दैट इज़ 2 पावर n। अब प्रोबेबिलिटी के लिए जो गिवन कंडीशन होगी उसके हिसाब से बात करेंगे। लेट से जब हम 2 कॉइन्स को एक दफ़ा टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर, अब 2 कॉइन्स हैं ना आपकी बार हमारे पास, तो n की जगह 2 है, 2 to the 4। ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी होंगी? या तो दोनों के ऊपर हेड हेड आए, या तो दोनों के ऊपर टेल टेल आए, या फिर आ जाए कि जी एक पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इनके अलावा कोई बनेगी नहीं। मतलब आप जब टॉस करते हो तो हेड या टेल, हेड टेल टेल टेल, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हेड भी ना आए टेल भी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हेड भी ना आए टेल भी ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 चांस है। 0 टोटल 4 में से 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पे कहता कि इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब एटलीस्ट 1 हेड, टोटल हेड कितने आ रहे हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। एटलीस्ट 1 हेड कहा था ना, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। जब 2 कॉइन्स को हमने 2 कॉइन्स को एक दफ़ा जो है टॉस कर दिया, तो टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ ये हैं। अगर इनमें से कहे कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 1 हेड आए, तो देखें एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड इसमें है। कम से कम हेड ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो, लेकिन कम से कम एक होना ही चाहिए। तो उसमें है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, 3 में हेड है, तो टोटल 4 में से 3 में हेड है, तो 3/4 विल बी इट्स आंसर। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2 वाज लाइक, स्टूडेंट ने शायद अथेंटिक क्वेश्चन शेयर नहीं किया, बट व्हाट आई गेस इज लाइक क्वेश्चन वाज 2 मैं फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, या फिर इसके साथ जो और इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दूसरा बी मैट्रिक्स है, नोट कर लो, इज इक्वल्स टू 1 0, इस तरह कॉलम मैट्रिक्स में। तो अगर इनको हम इस तरह करें कि जी 2 2 4 6, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, व्हेन देयर इज नो साइन इट मीन्स द 2 मैट्रिक्स आर श्योरली टू बी मल्टीप्लाइड, ओके। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसका आंसर ए बी था अगर क्वेश्चन ऐसा था। लेकिन स्टूडेंट जिसने भी शेयर किया है उसने कोई प्रॉपर क्वेश्चन शेयर नहीं किया, तो यही काफ़ी है। आई होप कि शायद ऐसा ही आया हो। उसके बाद आया था साइन 30 डिग्री की वैल्यू। ये तो भाई याद ही कर लो मेरा और कायदे मेट्रिसेस के लिए। मतलब अगर आपको साइन 0 साइन कॉस 10 के, साइन और कॉस के याद हैं तो 10 की भी ऑटोमेटिकली याद होते हैं, क्योंकि पता है आपको tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। साइन और कॉस के 0 पे 30 पे 45 60 एंड 90 वाले वैल्यूज़ रखो।
उसके बाद वाले जो हैं वो हम अल्टरनेटिव कर सकते हैं। लेट्स से हमसे पूछ रहा है कि जी साइन 120 डिग्री बताएं कितना होगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में बताया था कि कैसे अलाइड एंगल्स को यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं कि साइन ऑफ, ये इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं फर्दर कि वैसे क्वेश्चन क्या आया था, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, दैट्स इट। ओके, तो उसका साइन 30 तो सबको पता है, लेकिन मैं टेबल याद करने के लिए क्या कह रहा हूँ वो सुनो, क्योंकि अगले रटा तो लगता नहीं है। ठीक है, आने वाले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, तो उनको कैसे, अगर बड़ा एंगल कोई मिल जाए 90 से ग्रेटर वाला, तो उसको कैसे टैकल करते हैं, फेस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर्स में देखो कि कैसे अगर यहाँ पे 90 या 90 का आठ मल्टीपल्स हो, उसके बाद प्लस थीटा हो, तो उसकी कोरिश साइन है तो कॉस में चेंज हो जाता है, कोसेक हो तो सेक में, सेक है तो कोसेक में, और टेन है तो कॉट में, तो कॉट, और कॉट है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में। और यहाँ पे अगर एन पाई हो, यानी कि मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री हो और प्लस थीटा हो, तो वो साइन है तो साइन में, कॉस है तो कॉस में। ये जो भी है ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में मैंने म्यूट और क्वेश्चन टेस्ट की जो प्लेलिस्ट बनाई थी, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो बनाई थी, उसमें जाके देख लें। ट्रिग्नोमेट्री 1 में होगा आई थिंक, कि इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि कॉस, ये कॉस 30 डिग्री के बराबर है, और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ √3/2, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, इसी तरह बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास आ गया है कि जी कॉस ऑफ 360 डिग्री का आंसर बताएं, कॉस ऑफ 300 का आंसर बताएं, 300 डिग्री का। तो अगर आपको बड़े एंगल्स का वैल्यू नहीं पता है, तो मुझे याद है वैसे, ठीक है, कि इसका आंसर जो है वो 1/2 है, लेकिन इसको आप कैसे करेंगे, कि कॉस ऑफ 300 को हम लिख सकते हैं कॉस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, राइट। यस, वी कैन राइट इट एज। और ये देखें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी कि 180 डिग्री का 2 टाइम्स है, तो कॉस है तो कॉस में चेंज होगा, तो इसका आंसर जो है ना कॉस 60 डिग्री आने वाला है। अब इधर नेगेटिव साइन डालें या पॉजिटिव साइन, देट विल डिसाइड दिस एंगल क्वाड्रेंट। ये एंगल जो इसका इनपुट है वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, फिर उसके हिसाब से प्लस या माइनस डालेंगे। 360 एक पूरा चक्कर होता है, उसमें से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो लेस देन 90 वाली वैल्यू, तो जैसे ही कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में वो चीज़ लाया करेगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस ऑफ कॉस 60 इसकी वैल्यू होगी, कॉस 300 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होगी, और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, और इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, राइट। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप फिर से लेक्चर देख लो अगर किसी को इसमें क्लैरिटी नहीं आई तो, और राइट। उसके बाद आता है जी कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 बताओ, ये कितना होता है। अब कॉस की वैल्यू 1/2 अभी भी बताया, खैर फिर भी बताना, 60 डिग्री और 300 पे आता है। अगर चाहिए दोनों ऑप्शन थे तो दोनों सही हैं, अगर 30 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 वगैरह वगैरह था, तो उसमें से तो 60 सही था। अगर दो ऑप्शंस थे इसके, तो मतलब π/3 यानी कि 60 डिग्री, π/3 यानी कि 60 डिग्री, या फिर 300 डिग्री, इनमें से कुछ था। 300 डिग्री को हम शायद लिख सकते हैं कि 5π/3। अगर ये ऑप्शंस दोनों थे, ठीक है, तो ये आंसर हैं, ठीक है। अगर बोथ का ऑप्शन था और दोनों ऑप्शन थे तो दोनों आंसर हैं। अगर ये पूछ रहा हो कि जी थीटा जो है ये लेटर से थीटा के बराबर है, और जो थीटा है फॉर ऑल थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अगर स्पेसिफाई कर दिया तो फिर हमें π/3 आंसर करना था, क्योंकि π/3 में ही कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 π/3 पे देता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये π/3 देता है। और लाइक वाइज अगर बोलता कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपने फोर्थ क्वाड्रेंट वाली एंगल सेलेक्ट करनी थी, जिस पे साइन कॉस जो है वो 1/2 देता है, तो वो तो 300 डिग्री थी, और 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं 5π/3। ऑलराइट, ओके।
मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज़ अगेन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाले, और साइन और कॉस 30 वगैरह इस तरह के वैल्यूज आते हैं। क्या जो क्वेश्चन है कि 540 को आप चेंज करें रेडियंस में। जब डिग्रीज़ को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बाई 180 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर 0 0 में कैंसिल, 3 टाइम्स टेबल इसका जाता है इसके ऊपर, राइट। 118 द 18 और 318 द 54 होता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 3 पाई रेडियंस। ओके, ये चेंज हो गया जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जी ए बी सी, और वैसे रैंडम कुछ भी लिखा हुआ है, लेटर से यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगेन सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ज़ीरो उसने डाल दिया है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा रहने वाला है उसको हम अभी देखेंगे। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की बात कर देता हूँ ना, राइट, ऐसे। अब ये देखें, ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उनकी जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या इवन आपका स्केलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, उनमें क्या होता है कि उनके जो डिटर्मिनेंट होता है ना, उसका रिजल्ट उनके मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए मिलता है हमें। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल में आई थिंक स्केलर मैट्रिसेस, और ट्रायंगुलर, स्केलर, डायगोनल मैट्रिसेस, इन सब का जो आंसर आता है, इनके जो डिटर्मिनेंट का जो आंसर आता है, इनके मेन डायगोनल एलिमेंट्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स योर आंसर। ये तो यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, तो ए बी सी वॉज देयर आंसर। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये टेक्स्ट बुक में भी, और इतना इससे आसान कोई नहीं हो सकता। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इस ऊपर वाले क्या है, जब डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये 0 बाई 0 हो जाता है, इसलिए हम फैक्टर्स लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2 इसके फैक्टर्स होते हैं। डिनोमिनेटर में x माइनस 2 पहले से पड़ा हुआ है, x माइनस 2 से कैंसिल। अब लिमिट पुट करेंगे x प्लस 2 में, 2 की जगह x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 2 4 बनता है। सो दिस वाज योर आंसर। अगर ये नहीं आता, अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, अगर कोई भी फंक्शन है रैंडम, इसकी मैंने किसी भी वैल्यू पे लिमिट निकालनी है, डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद 0 बाई 0 की फॉर्म आ रही है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे ये 0 बाई 0 दे रहा है, डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे, तो जहाँ पे भी 0 बाई 0 की डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद 0 बाई 0 की कंडीशन 0 बाई 0 की कंडीशन बनती है, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की कंडीशन बनती है, तो वहाँ पे हम एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। अब एल हॉपिटल रूल लगाने का मतलब क्या है, एल हॉपिटल रूल क्या होता है कि आप न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ले लो और डिनोमिनेटर में अलग से डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ये तो वैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया, आराम से हो गया, तो इसके ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 divided by x minus 2. Sorry guys, sorry for this bit disturbance. Okay, let's continue. जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो जब 0 बाई 0 की फॉर्म मिले या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म मिलती है, तो आप एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। उस एल हॉपिटल रूल में क्या होता है कि आप न्यूमरेटर में अलग से डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर में अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो होता है वो 2x होता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव 2x, और डिनोमिनेटर x माइनस 2 उसका डेरिवेटिव 1 है, तो उसको लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद आप लिमिट पुट कर दें, लिमिट आपका यहाँ पे 2 लिमिट है, ओके, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दिस अगेन, ओके। तो जब आप लिमिट पुट करते हैं 2, लिमिट 2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 2 अगेन 4 रिजल्ट बनता है आपका। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों से।
ऑलराइट। और जब तक आपको 0/0 की मतलब आप एल हॉपिटल रूल बार बार लगा सकते हैं। जब तक आपको डायरेक्ट लिमिट पुट एक दफ़ा एल हॉपिटल रूल लगाने के बाद अगेन अगर आपको 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म मिल रही है तो अगेन आप एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। जब तक 0/0 की फॉर्म ना मिले या इन्फिनिटी की फॉर्म ना मिले तब एल हॉपिटल रूल लगाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं इन शॉर्ट एल हॉपिटल रूल से। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वाज इस बार थोड़े से लगता है कि म्यूट वालों ने थोड़ा लेवल रखा है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, आसान ही है। फिर भी आपने पढ़े हुए हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/e⁴x dx कितना होता है। ये होता है जी माइनस ऑफ 1/4 इंटू e⁴x, यही होता है। कैसे हुआ है बता दो। जब e⁴x का इंटीग्रल हमें करना होता है वेयर a इज़ एनी कांस्टेंट, तो उसका रिजल्ट आता है मतलब e⁴x का जो इंटीग्रल होता है दैट इज़ अगेन e⁴x। ओके, और जो ये कोएफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में भी आ जाता है e⁴x डिवाइडेड बाई a प्लस सी कॉन्स्टेंट कोई भी, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, तो लाइक वाइज आपके पास अगर देखें आपको इंटीग्रेट करना था e⁴x का, ठीक है, e⁴x dx आपने फाइंड करना था। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जी e⁻⁴x ओके dx। तो इसका इंटीग्रल अभी भी बताया क्या होता है कि जो कोएफिशिएंट होता है वो डिवीजन में आ जाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं डिवीजन में कि जी मतलब जो ई पावर जो भी होगा वो तो पहले सेम रखेंगे, तो e⁻⁴x सेम रखेंगे डिवाइडेड बाय ये जो माइनस का 4 है। ठीक है, तो प्लस सी, इसको फर्दर हम क्लियर करके लिखेंगे, मतलब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर करने को रखेंगे तो आ जाएगा जी 1 माइनस ऑफ 1/4 इंटू ई पावर, ऊपर था जब ई तो वो -4x था, अब जब नीचे आ गया है तो हो जाएगा प्लस का 4x। दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैकेनिज्म भी समझा दिया है। फाइंड द डोमेन एंड द पीरियड ऑफ 4 cos 4x इज़ व्हाट। अब जब हम डोमेन की बात करते हैं तो कॉस को कुछ भी हो, कॉस को किसी भी फंक्शन में दिक्कत नहीं आती, किसी भी कॉस फंक्शन को किसी भी वैल्यू पे दिक्कत नहीं आती, भले इधर 4x हो 2x हो कुछ भी हो, कॉस को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसकी जो डोमेन होती है cos 4x या cos ax इन जनरल आप लिख दो कि cos ax की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, कॉस और साइन की जो डोमेन होती है वो हमेशा ऑल रियल नंबर होती है। राइट, डोमेन तो पता चल गया, कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ कि 4 cos x जो है 4 cos 4x में जो कोएफिशिएंट होता है एम्पलीट्यूड जो होता है वो पीरियड को इम्पैक्ट नहीं डालता पीरियड के ऊपर। तो पीरियड जब फाइंड करेंगे मतलब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन था 4 cos 4x, इसके हमें दो चीज़ें बतानी थी, एक पीरियड बताना था, डोमेन बता दिए। अब पीरियड के लिए एम्पलीट्यूड कोई नहीं फ़र्क पड़ता, वो मतलब कोई नहीं फ़र्क डालता। तो पीरियड के लिए क्या होता है कि कॉस मैंने कल भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। तो उनमें जो भी होता है कि इन जनरल अगर मैं लिखूँ कि कॉस ax या कॉस या फिर साइन bx या फिर साइन ax में लिख देता हूँ, तो दोनों का जो पीरियड होता है दैट इज़ 2π डिवाइडेड बाई a। जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है वो डिवीजन में आता है उनके ओरिजिनल पीरियड से। ओरिजिनल पीरियड का क्या मतलब है कि cos x और sin x का जो ओरिजिनल पीरियड है, दोनों का जो पीरियड है दैट इज़ 2π, और जब cos ax या cos sin ax करेंगे तो 2π डिवाइडेड बाई दैट a जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ। तो जो 4 cos 4x है इसका जो पीरियड होगा, इस पीरियड 2π इसका होता है वैसे, और a की जगह यहाँ पे देखें 4 है, 2π डिवाइडेड बाई 4
दिस विल कैंसिल आउट एंड इट विल बी पाई/2 इसका पीरियड होगा। अगर इसकी डोमेन भी पूछ लेता तो डोमेन के लिए एम्पलीट्यूड डिफरेंस डालता है, इम्पैक्ट डालता है। डोमेन के लिए 4 बाय रखो, cos 4x हो या cos nx हो या साइन कुछ भी हो, साइन nx या साइन x, अगर इन जनरल लिखना चाहें तो cos nx या साइन nx का जो वैल्यू आता है वो -1 से +1 आता है, उनकी जो रेंज है वो यही है। अब उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके 4 मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, इसकी जो रेंज की बात कर रहा हूँ, -4 टू +4, जब इनके साथ अंदर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 cos 4x की रेंज है। ऑलराइट, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 1 प्लस एक्सप्रेशन, हमारे पास कोई एक्सपेंशन इस तरह है 1 + x होल पावर n है, ठीक है, या 1 - x होल पावर n, वेयर mod f x जो है वो लेस देन 1 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं। सवाल आया था कि 1 + x होल पावर n है, वेयर n इज एनी रियल नंबर, सॉरी, जब आपका n जो है वो कोई रेशनल हो, यानी कि p/q के फॉर्म में हो, लाइक इस तरह करूँ, अगर मैं n की जगह 1/2 डाल दूँ, n की जगह 1/3 डाल दूँ, या कोई n नेगेटिव नंबर हो आपका -1/2 या -2 ही, n कोई नेगेटिव हो या कोई रेशनल हो, ठीक है, रेशनल नॉन रेशनल वो जो आपका नॉन नेचुरल हो, ठीक है, और नेगेटिव भी आप डाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं 1 + x या 1 ± x इन जनरल लिखें तो 1 ± x होल पावर n जो होता है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं, और n जो है जब आपका कोई नेगेटिव नंबर हो या कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जो कि इंटीजर ना हो, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 ना हो, तो उस कंडीशन में आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं वो कितने बनते हैं जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं, राइट। जब आपका इन जनरल ऐसा हो कि जी a + x होल पावर n हो, और n आपका कोई नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं दैट बिकम्स n + 1। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनरल ना करके a + b होल पावर a + x होल पावर 5 है, तो इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे वो 6 बनेंगे, पावर में एक ऐड कर दो, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स when your n is an integer, sorry, n is your natural number. Next question, that is x square, x cube, x power 4, next term will be what, तो x power 5 होना चाहिए, बस x मल्टीप्लाई होता जा रहा है, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें x आपका कॉमन रेशियो है, सही है, तो x आपका मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब बना, एक्स क्यूब के साथ x मल्टीप्लाई हुआ, x पावर 4 बना, तो यहाँ पे x पावर 5 आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर इज दिस, नेक्स्ट टू नंबर्स पूछ रहा था, तो x पावर 6, राइट। और हमारे पास सर्किल की इक्वेशन थी x² + y² इज इक्वल्स टू 2 और समथिंग लाइक दैट, x² + y² इज इक्वल टू 4, सर्किल की इक्वेशन है, और हमसे पूछा था कि dy/dx बताओ, कोई मसला नहीं है। व्हेन वी हैव x² + y² इज इक्वल्स टू 4, we have constant on right hand side, when we apply derivative with respect to x, dy/dx बोथ साइड लगाए, d/dx बोथ साइड लगाएंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट विथ रेस्पेक्ट टू x वो 2x बनता है, बट डेरिवेटिव ऑफ y² विथ रेस्पेक्ट टू x वो बनता है पहले 2y एंड देन dy/dx बनता है, इजिकल्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव लगाएं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहे तो 2 कॉमन निकाल के इस साइड पे डिवाइड करवा देंगे तो उस साइड पे अगेन 0 हो जाएगा, तो आप इन 2 को हटा सकते हैं और x को इस साइड पे ले जाएं तो आपके पास में आ जाएगा y dy/dx इज इक्वल्स टू -x, और ये y हमें चाहिए क्या, dy/dx चाहिए, तो ये y जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं कि dy/dx की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, ये मिल गई dy/dx
डी एक्स जो है वो माइनस एक्स ओवर वाई के बराबर आ गया है। ओके, ये मेरे टेस्ट में भी आया था। ये देखिए, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो या नन ऑफ दीज। इसका स्लोप बताना है, ये लाइन है, इसका स्लोप बताना है। तो देखिए, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला, द लाइन विच मेक्स एंगल एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब एक्यूट एंगल, द लाइन विच मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, वो वाली डिग्री जब कोई भी लाइन के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपका एंगल बना रहा है, कितना जी, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, मतलब ग्रेटर देन 90 वाला एंगल बना रहा है, तो उसका जो स्लोप होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, राइट। ऐसा नहीं है कि आप ये एक एंगल कंसीडर कर लो, ये एंगल नहीं कंसीडर करना, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले एंगल कंसीडर करने होते हैं, राइट। सो आप देखें, तो ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये इधर होता है, यहाँ पे जो स्लोप होता है ये 90 होता है, ये इसको भी क्रॉस करके, और ये ग्रेटर देन 90 हमें दिख रहा है, तो जो इसका स्लोप होगा, यानी कि इसका जो टेन थीटा होगा, जिसको हम एम भी बोलते हैं, वो नेगेटिव है, मतलब लेस देन ज़ीरो है। टेन थीटा एम जो है इसका स्लोप, वो सॉरी थीटा लिख दिया, इसका जो स्लोप है वो ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है। लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव स्लोप है इसका। लाइक वाइज अगर यहाँ पे इस तरह का कुछ इस तरह की कुछ लाइन होती है, तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ देखो लेस देन 90 वाला एंगल बना रहे हैं, मतलब एक्यूट एंगल बना रहे हैं। ऐसा एंगल जो लेस देन 90 हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो इसका जो स्लोप बनना था दैट वाज पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। कल को आपको ये दे दें कि जी ये देखिए, ये एंगल दे दे आपको, तो आपको तो लगेगा ये तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये ऑब्ट्यूज है, तो इसका स्लोप शायद नेगेटिव नहीं। नहीं स्टूडेंट्स, हमें जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है एंगल बतानी होती है। मतलब जो स्लोप होता है दैट इज़ द लाइन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ये देखो, ये एंटी क्लॉक में है, तो जब आपको एंगल ये दे रहा है, तो दिस इज इन क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज रोटेशन है, तो ये वाली एंगल कंसीडर नहीं करनी। एंगल कौन सी कंसीडर करनी होती है, जो हमारी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होती है। तो ये तो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है, इसका मतलब इसका जो स्लोप है जो पॉजिटिव होने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला ये आता रहता है, स्पेशल मेरा कायदे में टेस्ट में। तो सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला जो होती है वो ई, वो पैराबोलिक के लिए 1 होती है। एलिप्स के लिए, इस एलिप्स की सेंट्रिसिटी जो होती है, अगर सेंट्रिसिटी ई की बात करूं, दैट इज़ लेस देन 1 फॉर एलिप्स एंड ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोला, इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला। और सर्किल की जो सेंट्रिसिटी होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। और जो स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला है दैट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो सेंट्रिसिटी होती है दैट इज़ √2। अगर आपको √2 नहीं है ऑप्शन, अगर इस तरह का कोई ऑप्शन है, √2 की वैल्यू होती है 1.412 पर 1.41, तो ये भी आप रिपोर्ट आंसर कर सकते हैं, राइट। ये सेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्पेशल। अगेन हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्पेशल केस है, इसकी सेंट्रिसिटी देखो तो वो √2 है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1। पता चल गया कि हाइपरबोला की जो सेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है। चलो कोई नया वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, जो कल भी रहे थे और आज की वीडियो में भी कुछ 1-2 रहते हैं। ये 30 मिनट्स की ऑलमोस्ट वीडियो हो गई है, तो अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का ये हो गया है, तो काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं बाकी।